उत्तराखंड में राजस्व वृद्धि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरलीकरण के साथ ही राज्य के राजस्व में वृद्धि की जाए। इसके साथ ही अन्य विभाग जिनसे राजस्व मिलता है उनके साथ ही समन्वय बनाया जाए। सीएम ने बताया कि राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के स्रोत भी तलाशे जा रहे हैं। ये हमने पहले से संकल्प लिया है कि सरलीकरण आम जनता के लिए करना है। मैंने सभी अधिकारियों से भी कहा है, पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी कहा है कि आम जनता को न्याय मिलने में, आम जनता को सुविधा मिलने में, उनकी परेशानियों के हल में किसी भी प्रकार से परेशान न होना पड़े, आसानी से काम हो और राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ना चाहिए। तो इस दिशा में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले सालों में लगातार बढ़ता गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे अन्य राजस्व देने वाले विभाग हैं उनमें भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। हम और भी रास्ते खोज रहे हैं जिससे कि हमारे राज्य के अंदर हमारे राजस्व प्राप्ति के और भी जो है हमको आसानी से रास्ते मिलें। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हाल ही में अपने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद अब सीएम धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि पीएम मोदी बाबा केदार की भूमि से कई बार इस बात को कह चुके हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते सीएम धामी अधिकारियों के साथ 9 से 10 बैठकें कर सकते हैं। इस पर सीएम ने कहा कि जनता को कोई असुविधा न हो और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए हमने बैठकों का क्रम बनाया है जिसके ऊपर हम निरंतर काम कर रहे हैं। राज्य को चूंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश का फिर से काम उन्होंने शुरू कर दिया है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और एक बार नहीं अनेक बार बाबा केदार की भूमि से सबसे पहले उनके मुंह से निकला था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो निश्चित रूप से उस सब के लिए सारे उत्तराखंड वासी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते हमारी पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगातार कामों को आगे बढ़ाए, लगातार उसकी समीक्षा करे, जहाँ जो कमी है उसको ठीक करे और सुशासन और विकास के मामले पर तेज गति से आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने ये समीक्षा और ये बैठकों का क्रम बनाया हुआ है और ये क्रम निरंतरता से जारी रहेगा। उसके पीछे हेतु है कि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, उनको आसानी से उनके काम हो, कहीं पर भी जो है उनको परेशान न होना पड़े। देहरादून में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी डॉक्टरों को सम्मानित भी किया। रुक करेंगे अगली खबर का। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सभी कांग्रेस नेता बद्रीनाथ विधानसभा में हर एक गांव में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी पोखरी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए अपील की। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में आम जन महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी से पीड़ित है। चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, कांग्रेस हमेशा जनता के हितों की बात करती है और हमेशा जन सुविधाओं को बढ़ाने की बात करती है जिससे कि आम लोगों का भला हो सके। हमने हमेशा जन सरोकारों की राजनीति की है और जन सरोकारों की राजनीति के चलते ही जब कांग्रेस पार्टी का ये पक्ष राजेंद्र भंडारी जी से सहन नहीं हुआ तो वो जन सरोकारों की राजनीति को छोड़कर वो अपने सरोकारों की राजनीति में आगे बढ़े। तो कांग्रेस का हमेशा ये पक्ष रहा है कि कांग्रेस जन सरोकारों की राजनीति करती है। लखपत बुटोला जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और यहाँ के मतदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो अपने संघर्ष के बल पर, वो अपने स्किल के आधार पर
यहाँ की पॉलिटिकल स्किल के आधार पर उस ताकत से यहाँ की तमाम सड़कों का कायाकल्प करेंगे जो बदहाल हैं। खास करके पोखरी विकास खंड में मैंने देखा कि सड़कें बहुत ही बदहाल हैं। उन सड़कों का पुनर्निर्माण करेंगे, उनको ठीक करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। गदरपुर थाना परिसर में आज से देश भर में लागू हुए नए कानून को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष और अन्य सब इंस्पेक्टरों ने उपस्थित लोगों को नए कानून के लागू होने की जानकारी दी। इस मौके पर थाना अध्यक्ष जसवीर सिंह चौहान ने कहा कि कुछ कानून में बदलाव हुआ है, धाराएं बदली गई हैं और उसके लिए आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। वहीं जनप्रतिनिधि प्रवेश दुबे ने बताया कि कानून में बदलाव और कुछ कानून नए बने हैं। इसके चलते पुलिस को अपने कार्यों में सुविधा मिलेगी और अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जैसे आपको पता है, आज 1 जुलाई 2024 से भारतीय जो संविधान में अब नए कानून जुड़े हैं, इसका हमने एक जागरूकता कार्यक्रम उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हमने आयोजित किया था, जिसमें हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया था ताकि उन्हें एक जो है सामान्य जानकारी हम नए कानूनों के दे सकें। इस प्रयोजन से हमने ये कार्यक्रम आज रखा था। सर, लोगों ने क्या विचार रखे हैं आप? लोगों ने भी नए कानूनों का स्वागत किया है और अपनी बातें जो उनकी क्वेरीज थी या उनके जो शंकाएं थी वो हमारे समक्ष जाहिर की है, जिनका हमारे अभी शुरुआती फेज़ में हमारे द्वारा जो उत्तर दिया जा सकता था या समावेश जो उनका किया जा सकता था समाधान, वो हमने किया है। लेकिन आज जो है नए कानून के तहत इनको बहुत अच्छी सुविधा मिल गई है। लेकिन जो यहाँ पर मैंने अपने गुलरभोज नगर पंचायत के किनारे ठंडे नाले के बारे में कहा है, इसको मैं आज नहीं, किसी 1996 में जब मैं बीडीसी मेंबर होता था तो भी मैंने डीएम साहब को, एसएसपी साहब को कई बार लिखित दिया था, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि ये अपराध जरूर बाहर करते हैं लेकिन गुलरभोज क्षेत्र बदनाम होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ये अपराध करते हैं, जो गरीब लोग जो अपना बच्चे की, बेटी की शादी के लिए जो अपना इकट्ठा करते हैं, उसको ये लूट के ले आते हैं। तो इसमें जो है आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। देश में आज से 3 आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जिसे लेकर नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में नगर और आसपास के गांव के नागरिकों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष ने लोगों को 3 आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब अंग्रेजों के दंडात्मक कानून के स्थान पर न्याय व्यवस्था के कानून लागू किए गए हैं। संबंधित या चाइल्ड अब्यूज से संबंधित जो तमाम तरह के आपराधिक मामले थे, उनमें बड़ी सख्ती से इनमें कानूनों में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। तो 1 जुलाई को अगर हम ऐतिहासिक दिन मान के चलें इस संदर्भ में कि पुराने जो कानून, अंग्रेजों के समय के जो कानून चले आ रहे थे, उनका आज अंत हुआ है और आज हमारे देश का अपना जो हमारे देश का अपना कानून है, एक तरह से गुलामी को हमने यहाँ पर त्याग दिया। इसलिए दिन बहुत ही अत्यवश्यक है और इसी संदर्भ में तमाम पुलिस विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इन्हें एक जन जागरूकता अभियान के तहत इसको फैलाएं। इसी संदर्भ में सभी बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए और तमाम लोग। आज दिनांक 1 जुलाई 2024 रात 12 बजे से एक बहुत ही ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया है हमारे देश में। 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि अंग्रेजों के ज़माने में हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे, उनमें बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस करके ये 3 नए कानून आज से पूरे देश में, पूरे भारत देश में लागू किए जा चुके हैं। तो ये नए कानून में पुराने जो हमारे कानून थे वो जो थे हमारे एक पनिशमेंट ओरिएंटेड थे, वो हमारे दंड पे कानून थे। नए जो कानून हैं वो हमारी न्याय व्यवस्था पीड़ित ओरिएंटेड है। इसमें लोगों को जल्दी बहुत त्वरित न्याय मिलेगा, घर बैठे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसी के संबंध में यहाँ पे एक जन जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी शिक्षक और हमारे ग्राम प्रहरी, सीएचसी मेंबर्स हम लोगों ने जुड़े।
अब बात करेंगे दिनेशपुर से खबर की, जहां थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और क्षेत्र के सभी लोगों को लागू किए गए नए 3 कानूनों की जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि नए कानूनों से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन टल जाएंगे। तीनों कानूनों की जानकारी देने के बाद थाना अध्यक्ष ने सभी को कानूनों के बारे में दूसरों को जागरूक करने की अपील की। ये पुराना जो कानून था 1860 में लागू किया था अंग्रेजों के टाइम का, जिसको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के तौर पे जाना जाता था। अब 2023 में 25 दिसंबर 2023 को हमारा नया कानून बना, जो आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में, जिसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनको जो मिसयूज थी, जो काम की नहीं थी, उनको हटा दिया गया है और नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुराने कानून में आईपीसी में 511 धाराएं थी, 23 अध्याय थे। नए कानून में 358 धाराएं और 20 अध्याय हैं। वैसे सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और जो जनता के न्याय हित में कानून में बदलाव किए गए। और जानकारी में जो अपराध लोग करते थे उसका कानून था, लेकिन जो लोगों को न्याय पाने का जो कानून था वो नहीं था, उसका जानकारी दिया गया, जिसमें जो लोगों को जिसको न्याय नहीं मिलता उसको न्याय कैसा मिले। और दूसरी बात है, सबसे बढ़िया लगा कि यहाँ जो बच्चे जो जिनके माँ बाप ना चाहते हैं बच्चों को ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल खरीद के देना पड़ता है, जो माँ बाप बहुत ही गरीब लोग हैं, अपने बच्चे को मोटरसाइकिल खरीद के नहीं दे पाते, लेकिन दबाव में खरीद के देना पड़ता है। उनको जब पता लगेगा कि वो 20-25 हज़ार का एक चालान है, जिससे जो है बच्चे कम से कम सुधरेंगे और उनको जब बालिग होंगे तभी वो मोटरसाइकिल चला पाएंगे। ये कानून मुझे बहुत अच्छा लगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 आज से पूरे देश में लागू हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि जो नए कानून देश में लागू हुए हैं वो निश्चित तौर पर उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल से ये कानून चले आ रहे थे। बीजेपी के नेता अनिल गोयल ने कहा कि नए कानूनों से देश में पारदर्शिता आएगी, जिसका सभी स्वागत करते हैं। है 420 की जगह थी। मुझे लगता है कि बहुत से न्यायाधीशों से, बहुत से विद्वानों से, बहुत से तर्क और बहुत से सुझावों के बाद ये एक आमूल परिवर्तन किया गया 3 नियमों में, विशेष तौर पर जो कि समयानुसार है। इसे मेरे को तो लगता है इसे और पहले हो जाना चाहिए था, परंतु अच्छा है जिस तरह की व्यवस्थाएं बन गई हैं। आदमी अवेलेबल नहीं होता, वर्षों केस चलते रहते हैं, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती, उसके संबंध जारी नहीं हो पाते। ऑनलाइन रिपोर्ट, उस थाने में जाओ तब रिपोर्ट होगी, वहाँ थाने का सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वास्तविक है या नहीं है। उन सब चीज़ों पे अनेक चर्चाओं के बाद मुझे लगता है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग, एमएमएस के जरिए सम्मन, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के युग में, जब हम इस तरह के वर्ल्ड में जिसमें मीडिया और सोशल मीडिया और इस तरह के गैजेट्स का बहुत प्रभाव है और हर हाथ में वो हैं, तो उसको एक प्रैक्टिकल शेप देते हुए इसे बनाया गया है कि हम एमएस के जरिए हम सम्मन जारी कर सकते हैं। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शीशपाल बिष्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि आज से 3 नए कानून अपना स्वरूप ले रहे हैं और अच्छी बात यह भी है कि अगर समय के साथ संविधान में बदलाव होता है, लेकिन संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है। अब नए कानून लाए गए हैं, इससे क्या कुछ बदलाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, आज से भारतीय न्याय संहिता में जो है कई नए कानून जो है अपना स्वरूप ले रहे हैं, आज से लागू हो रहे हैं। अच्छी बात है अगर ज़रूरत के हिसाब से समय पे संविधान में बदलाव होता है, लेकिन आप देखिए कि देश का संविधान
बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। और हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में पहले से ही सक्षम है। तमाम जो है दंड संहिता उसमें है, जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम है उसके लिए पहले से प्रावधान है। अब नए कानून लाए गए हैं, इनका क्या असर रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति पर, सरकारों की कार्यकुशलता पर, अनुभव पर जो है कानून का जो है सही तरीके से पालन हो सकता है। और पहले से ही जो है ये सारे प्रावधान है। अब नाम बदलने से या धाराएं बदलने से इसमें नया क्या होगा ये देखने वाली बात है। और ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि सरकारें हैं, पुलिस विभाग है, जिनको जो है इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी, वो कैसे जो है इसको लागू करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन अधिकारियों को तलब किया है जिन्होंने सीएम शिकायत पोर्टल पर आई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम 100 से ज्यादा अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे। वहीं इस पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सीएम धामी पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर संजीदा नजर आते हैं। जिन भी अधिकारियों में सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया गया है, अब उन शिकायतों का जल्द समाधान किया जाएगा। देखिए, सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, मुझे लगता है उस संकल्प को पूरा करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल ही संजीदा हैं और इसीलिए समय समय पर सभी अधिकारियों को तलब करते रहते हैं। और रही बात शिकायत पोर्टल की हमारे की, अगर अधिकारियों ने नहीं देखा तो मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और उनसे जवाब भी मांगा है कि क्यों और किस लिए जनता की उन शिकायतों का निवारण नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता की सरकार है, तो जनता की शिकायतों का निवारण करना हमारे सभी अधिकारियों का कर्तव्य बनता है। और इसी को लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल हमेशा गंभीर रहते हैं और वो समय समय पर उनकी समीक्षा भी करते हैं और पूछते भी हैं तमाम उन शिकायतकर्ताओं से कि भाई आपकी समस्याओं का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सभी अधिकारियों को इसमें जो है काम करने से तत्परता के साथ में लोगों की शिकायतों का निवारण करने का काम करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी जनमानस को यहाँ परेशानी न हो। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, उन अब अधिकारियों की खैर नहीं है जो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की शिकायतों का समाधान नहीं कर पाए हैं। सीएम ने कितने अधिकारियों को तलब किया है और क्या कार्रवाई उन पर होने वाली है? देखिए दिव्या, बहुत धामी सोच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम शिकायत पोर्टल का गठन किया था और जो टोल फ्री नंबर जारी किया था जो कि 1905 है, जिसमें जनता अपने क्षेत्र की शिकायतों को दर्ज करा सकती है। ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर था जिसमें विकास संबंधित चीजों को जनता को रखना था और इसको तय समय के भीतर अधिकारियों को क्रियान्वित करना था। और हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर 1064 नंबर जारी किया गया, लेकिन विकास कार्यों से जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर 1905 टोल फ्री नंबर है जिसमें जनता अपनी शिकायत करती है और समय समय पर अधिकारियों से कहा जाता है कि आप जनता की शिकायतों को सुने, जनता को फोन करके पूछा जाए कि क्या उनकी समस्या, चाहे वो पेयजल से हो, सड़क से हो, चिकित्सा से हो या फिर अन्य मसले हों, क्या वो समस्या दूर हुई कि नहीं। तो ऐसे तमाम जो विषय हैं, फिलहाल जो अधिकारी हैं वो हिला हवाले करते दिखाई दे रहे हैं। करीब 600 से ऐसे अधिक अधिकारी हैं जिन्होंने जो मुख्यमंत्री का जो हेल्पलाइन पोर्टल है जहाँ पर शिकायत दर्ज होती है उसको लॉगिन तक नहीं किया है। और करीब 100 से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इस जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब मुख्यमंत्री काफी नाराज हैं, काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं और ऐसे 100 से अधिक अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है। और जिस मूल मंत्र के तहत मुख्यमंत्री काम करने को अधिकारियों को कहते हैं, चाहे वो सरलीकरण हो, समाधान हो, निस्तारण हो, संतुष्टिकरण हो, इस मूल मंत्र के तहत जनता की सेवा करने के लिए सीएम ने अधिकारियों से कहा था। लेकिन फिलहाल चूंकि लोकसभा चुनाव था और तमाम चीजें और रही, इसको लेकर कहीं न कहीं अधिकारियों ने हीरा हवाली दिखाई। सीएम ने भी शायद इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। लेकिन ये कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ऐसे में जरूरी नहीं कि हर समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर चीजों की निगरानी रखें। ये जिम्मेदारी उन सचिवों और प्रमुख सचिवों की भी बनती है जो शासन में बैठे हैं, जिनके पास तमाम विभाग हैं। वो अपने विभागों के विभागाध्यक्ष को
से काम करवा सकते थे। कुल मिलाकर यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े अधिकारी सबकी लापरवाही है और फिलहाल 100 से अधिक अधिकारियों को सीएम ने तलब किया है। अब निश्चित तौर पर उनको फटकार लगेगी और जो समस्याएं लंबित हैं उनको दूर करने के लिए सीएम निर्देशित करेंगे और आगे से ऐसी गलती ना हो इसको लेकर सीएम के द्वारा एक रिमाइंडर भी उनको दिया जाएगा। जी अच्छा रोहित, यहाँ पर हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर जो शिकायत रजिस्टर होती है, कई बार ऐसा होता है कि समस्या का समाधान तो नहीं हुआ लेकिन पोर्टल पे उसे उसका समाधान दिखा दिया जाता है, उसे क्लोज कर दिया जाता है। क्या ऐसे भी मामले का संज्ञान सीएम ने लिया है? बिल्कुल, इस प्रकार की समस्याएं जो हैं सुनने में आती हैं, देखने में आती हैं और इसीलिए सीएम लगातार खुद भी कई समस्याएं ऐसे हैं जो जिनको रैंडमली सीएम चेक करते हैं। करीब 15 से 20 या 20 से 25 ऐसी समस्याएं जिनको खुद सीएम बात करके देखते हैं कि क्या अधिकारियों ने सिर्फ ऐसा तो नहीं कि समस्या को क्लोज कर दिया कि इस समस्या का समाधान हो गया। इसीलिए सीएम लगातार ऐसी समस्याओं को रैंडमली उठाते हैं और कहाँ क्या कुछ जनता को समस्याओं से राहत मिली है या नहीं मिली है, कितना समय लगा है, उनकी समस्या क्या थी और किसको कंप्लेन किया, किस विभाग की थी, इन तमाम चीजों को सीएम खुद कभी कभी जनता से जुड़ते हैं और पूछते हैं ताकि अधिकारी इस प्रकार की लापरवाही न कर सकें। फिलहाल मुख्यमंत्री इन तमाम चीजों को लेकर बेहद गंभीर है, संजीता है, क्योंकि उनकी साख और उनकी सरकार की साख जो है इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और ऐसे में अगर अधिकारी इसको पलीता लगाएंगे तो सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जब सीएम ने अधिकारियों को तलब किया है तो उनको फटकार भी लगेगी और शायद अंतिम चेतावनी भी जारी होगी और कुछ बड़े एक्शन जो है और कोई निर्णायक जो एक्शन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जा सकते हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की बड़ी गलती अधिकारी ना करें। जी बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देश में 3 नए कानून लागू होने के साथ ही अब EFIR का सिस्टम भी लागू हो जाएगा, जिसकी जानकारी उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अभिनव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि अब शिकायतकर्ता को बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही जिन स्थानों में पुलिस चौकी दूर है वहां के निवासियों के लिए ये व्यवस्था कारगर साबित होने वाली है। उन्होंने बताया कि अब फॉरेंसिक जांच के लिए हर पुलिस चौकी पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तैनात किए जाएंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तो EFIR का सिस्टम अब लागू हो जाएगा। तो कई केसेस में जहां लोगों को असुविधा होती थी कि थाने चौकी के चक्कर काटने हैं, वो उनको उस भागदौड़ से, उस असुविधा से बचेंगे। इसके अलावा इन कानूनों में साइंटिफिक एविडेंस पे, फोरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। तो अब थाने स्तर पर भी हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रखा करेंगे जो कि जाके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके और तब कार्रवाई करेंगे। इससे मुझे जो मतलब हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब एक सही तरीके से व्यवस्था चलने लगेगी तो आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट में भी सुधार आएगा। जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है और जो उनका ट्रायल है उसकी समय सीमा भी कम होगी। अभी बहुत लंबे समय तक ट्रायल चलता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है। तो इन मतलब हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर पहलू पे इन कानूनों के लागू होने से सुधार आएगा। वहीं पौड़ी शहर में जरूरी सेवाओं के भारी वाहनों को छोड़ अन्य सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर एसएसपी ने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। शहर से 5 किलोमीटर दूर ही भारी वाहनों को रोकने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। दरअसल ये फैसला बीते दिन हुए सड़क हादसे के चलते लिया गया है, जहां बाइक सवार एक युवती की मौत भारी वाहन की चपेट में आने से हो गई थी। वहीं शहर में ट्रैफिक जाम की वजह से भी भारी वाहन बने हुए हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, पौड़ी कस्बे में जो भारी वाहन आते थे जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही थी और पिछले कुछ समय में कैजुअल्टी भी हुई हैं। तो सबसे बात करके हमने ये निर्णय लिया है कि जो पौड़ी कस्बा है वहाँ पे अंदर हम लोग दिन के समय में 8 बजे से 4 बजे तक किसी भी वाहन को
अलाउ ना करें। जो भी बाहरी वाहन आ रहे हैं जो श्रीनगर की ओर से आ रहे हैं उनको हम गुमखाल की ओर डाइवर्ट करते हैं, और जो गुमखाल से शहर की तरफ आ रहे हैं उनको हम देवप्रयाग रोड पे डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये हमने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी और व्यापार मंडल जहाँ लोकल लोग हैं उनसे भी बातचीत की थी, तो सभी ने इस पे सहमति बनाई, उसके बाद ही हम लोगों ने